हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में आपका स्वागत है। अध्याय 14 स्वतंत्र भारत में लोकतंत्र और राजनीतिक संस्थाओं की कार्य प्रणाली। बच्चों, पिछले वीडियो में आपने इसके बारे में पढ़ा था। आज इस वीडियो में हम इस पाठ के प्रश्नोत्तर देखते हैं। पहला है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। स्वतंत्र भारत में प्रथम आम चुनाव खालिस्तान में संपन्न हुए। 1952 में संपन्न हुए। 1952, 57 और 62 में लोकसभा चुनाव में खालिस्तान दल को बहुमत प्राप्त हुआ था। कांग्रेस दल को बहुमत प्राप्त हुआ था। 1900 खालिस्तान में जमींदारी प्रथा समाप्त कर दी गई और कृषि भूमि का स्वामित्व कृषकों को प्राप्त हुआ। 1956 में। चौथा है, जातिवाद को शिथिल करने के एवं महिलाओं का परिवार में सशक्तिकरण करने के लिए हिंदू कोड बिल सर्वप्रथम खालिस्तान ने संविधान सभा में पेश किया था। सर्वप्रथम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान सभा में प्रस्तुत किया था या पेश किया था। पांचवा, राज्य पुनर्गठन आयोग के लिए अनशन सत्याग्रह खालिस्तान तेलुगु भाषा के लिए किया। पोट्टी श्री रामुलु ने तेलुगु भाषा के लिए किया था। भारत में राजभाषाओं की संख्या 22 है। कितनी है? 22 है। वैज्ञानिक तकनीक से कृषि और अनाज उत्पादन में वृद्धि को खालिस्तान क्रांति कहा जाता है। हरित क्रांति कहा जाता है। राजा महाराजाओं का अधिकार, पद व सुविधाओं या विशेषाधिकारों की समाप्ति को खालिस्तान की समाप्ति कहा गया। प्रिवी पर्स की समाप्ति कहा गया। अगला है, आंतरिक अशांति के कारण आपातकाल खालिस्तान से खालिस्तान तक रहा। 1975 से 1977 तक रहा। आतंकियों से स्वर्ण मंदिर को मुक्त कराने की कार्यवाही ऑपरेशन खालिस्तान कहा गया। ऑपरेशन ब्लू स्टार कहा गया। बहुविकल्पी प्रश्नों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला है, आवंटित रुपयों में से 15 पैसे ही जनता तक पहुंचते हैं। इस समस्या के समाधान के लिए राजीव गांधी सरकार ने किया था। उत्तर है, पंचायती राज व्यवस्था को अनिवार्य कराया था। दूसरा है, पंजाब आंदोलन की मुख्य मांग नहीं थी चंडीगढ़ पंजाब में सम्मिलित हो और खालिस्तान की मांग। तीसरा, असम के आंदोलन की मुख्य मांग थी भाषा के आधार पर असम का निर्माण। नेक्स्ट है, हिंदू विरोधी आंदोलन की राजनीति कहाँ नहीं हुई थी? महाराष्ट्र में। पंचशील की नीति में नहीं है। गुटनिरपेक्षता। गुटनिरपेक्ष आंदोलन का संस्थापक देश नहीं था चीन। योजना आयोग के माध्यम से भारत में स्थापित की गई अर्थव्यवस्था है मिश्रित अर्थव्यवस्था। गुटनिरपेक्ष आंदोलन के बाद भी भारत का दृढ़ संबंध किस देश से बना? सोवियत रूस से। भारत के प्रथम लोकसभा चुनावों में निरक्षरता से उत्पन्न समस्या के समाधान में कौन सा नवाचार किया गया? उत्तर है, प्रत्येक प्रत्याशी के लिए अलग चुनाव चिन्ह और चुनाव पेटी रखी गई।
हिंदू कोड बिल के विरोध का मुख्य कारण था हिंदू धर्म व सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन की आशंका। अगला प्रश्न देखते हैं। इन प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मंत्रिमंडल से त्यागपत्र क्यों दिया? पहले आम चुनाव से पहले इस संविधान सभा में हिंदू समाज के महिलाओं के अधिकारों को स्थापित करने, जातिवाद को कमजोर करने तथा देश भर में हिंदुओं के परिवारों और संपत्ति संबंधित कानूनों को व्यवस्थित करने के उद्देश्य से एक व्यापक हिंदू कोड बिल तैयार किया गया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसे तैयार करके संविधान सभा में पेश करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू भी इसके समर्थन में थे, मगर रूढ़िवादी हिंदुओं ने इसका कड़ा विरोध किया। अतः प्रथम चुनाव के पश्चात के बाद इस मुद्दे को उठाने का निर्णय लिया गया। इस बात से दुखी होकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मंत्रिमंडल से त्यागपत्र दे दिया था। प्रश्न दूसरा, हिंदू कोड बिल स्त्री पुरुष समानता के कौन कौन से अवसर देता है? हिंदू कोड बिल स्त्री पुरुष समानता के निम्न अवसर देता है। पहला, स्त्री पुरुष दोनों को अपने माता पिता की संपत्ति में अधिकार होगा। दूसरा, पति या पत्नी के जीवित रहते दूसरा विवाह करना अवैध करार दिया गया। पहले यह केवल पुरुष स्त्रियों पर ही लागू था। तीसरा, पति व पत्नी दोनों का विशेष परिस्थितियों में तलाक मांगने का अधिकार दिया गया। चौथा, अंतरजातीय विवाह को कानूनी मान्यता दी गई। पांचवा, किसी भी जाति के बच्चे को गोद लेना वैध करार दिया गया। प्रश्न तीसरा, समान नागरिक संहिता किन आशंकाओं के कारण नहीं बनाया गया? नेहरू व अंबेडकर के विचारों को स्पष्ट कीजिए। जब समान नागरिक संहिता बनाने की बात चल रही थी तो इसका काफी विरोध हुआ। इस कानून के बहस के दौरान यह सवाल बार बार उठा कि इस प्रकार का कानून केवल हिंदुओं के लिए ही क्यों हो, सभी धर्मों के लिए क्यों नहीं? नेहरू व डॉक्टर अंबेडकर का कहना था कि अन्य धर्मों में सामाजिक सुधार आंदोलन के समर्थक इतने प्रबल नहीं थे तथा स्वतंत्रता के पश्चात मुसलमान भारत में धार्मिक स्वतंत्रता को लेकर चिंतित थे। ऐसी स्थिति में अगर उन पर नया कानून लागू किया गया तो उनकी आशंकाएं बढ़ जाएंगी। इस कारण ही संविधान के नीति निर्देशक तत्वों में यह निर्देश रखा गया कि उचित समय पर संपूर्ण देश में समान व्यक्तिक कानून लागू किया जाएगा। अगला प्रश्न है, भाषा के आधार पर ही प्रदेश का पुनर्गठन क्यों किया गया? कारण लिखिए। 1917 से ही कांग्रेस ने इस मुद्दे पर अपनी प्रतिद्वंदिता जाहिर की थी कि स्वतंत्रता के
पश्चात भाषा के आधार पर ही राज्यों का पुनर्गठन होगा। स्वतंत्रता के पश्चात इसके लिए अलग अलग क्षेत्रों में जन आंदोलन चलने लगे। विशेषतया महाराष्ट्र व आंध्र प्रदेश में 1952 में पोट्टी श्री रामुलु ने अलग आंध्र प्रदेश के लिए आमरण अनशन शुरू कर दिया तथा 58 दिनों के पश्चात उनकी मृत्यु हो गई। इसके पश्चात वहाँ पर हिंसा हो गई तथा कई लोग मारे गए। अतः वो अक्टूबर 1953 में अलग आंध्र प्रदेश बन गया। इससे इस मांग को जोर शोर से अन्य क्षेत्रों में भी उठाया गया। अतः सरकार को विवश होकर एक राज्य पुनर्गठन आयोग बनाना पड़ा, जिससे 1955 में इस बात को मान लिया कि इस प्रकार सरकार द्वारा राज्य को प्रादेशिक आधार पर गठित कर दिया गया। अगला प्रश्न है, भाषा आधारित प्रदेश गठन से सामान्यतः सकारात्मक प्रभाव हुए। गठन से क्या क्या सकारात्मक प्रभाव हुए? भाषा आधारित प्रदेश गठन से निम्न सकारात्मक प्रभाव हुए। पहला है, भाषा आधारित प्रदेश गठन से देश विघटित नहीं हुआ, बल्कि इससे राष्ट्रीय एकता को बल मिला। दूसरा, इससे विभिन्न भाषाएं बोलने वाले लोगों को देश में सम्मानजनक स्थान मिला तथा उन्हें अपनी भाषा व संस्कृति को विकसित करने का मौका मिला। इससे भाषा के आधार पर होने वाले लड़ाई झगड़े समाप्त हुए तथा सभी शांति से एक दूसरे के साथ रहने लगे। अगला प्रश्न है, अगला पॉइंट है, भाषाई आधार पर राज्य बनने से प्रशासनिक दक्षता में भी वृद्धि हुई, क्योंकि छोटे राज्यों में प्रशासन एवं सुव्यवस्था बनाना आसान हो गया। पांचवा, क्षेत्रीय आकांक्षाएं संतुष्ट होने से क्षेत्रीय विकास तेजी से हुआ तथा स्थानीय लोगों को स्थायी संसाधनों के लाभ मिलने लगे। अगला प्रश्न है, छठवां, योजनाबद्ध विकास के कारण सरकार की ताकत में वृद्धि कैसे हुई? योजनाबद्ध विकास इस विचारधारा पर आधारित था कि केंद्र सरकार को आर्थिक विकास के लिए ठोस कदम उठाना चाहिए। पंचवर्षीय योजना के माध्यम से सभी संसाधनों पर नियंत्रण पंचवर्षीय योजना के माध्यम से विकास की प्रक्रिया में देश के सभी संसाधनों पर नियंत्रण एवं उनके वितरण की जिम्मेदारी केंद्र के पास रहती है। अतः योजना आयोग के माध्यम से केंद्र को ताकत का विकास हुआ तथा राज्यों के हितों की उपेक्षा की गई। समय समय पर राज्यों के द्वारा केंद्र पर आरोप भी लगाए गए। इसके अलावा लंबे समय तक केंद्र
एवं राज्यों में एक ही दल की सरकार होने के कारण भी केंद्र सरकार की ताकत में वृद्धि होती रही और उसने अपनी ताकत को बढ़ाने हेतु योजना आयोग को एक माध्यम बना लिया। अगला प्रश्न है, प्रथम 2 पंचवर्षीय योजनाओं के अनुसार भारत शासन की आर्थिक नीति एवं उद्देश्य क्या क्या थे? प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि के विकास की पर बल दिया गया तथा इसके लिए बड़े बड़े बांधों एवं नहरों का निर्माण, ग्रामीण स्तर पर सामुदायिक विकास कार्यक्रम पर बल दिया गया। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में यह माना गया कि देश को प्रथम प्राथमिकता औद्योगिकरण है, जिसमें शासन की विशेष भूमिका है। भारी उद्योग जैसे लौह इस्पात, मशीन उत्पादन, उत्खनन, बिजली, रेलवे और परिवहन आदि के विकास हो। दूसरा, मंझोले तथा छोटे उद्योगों में निजी क्षेत्रों की भागीदारी स्वीकार की गई। इन सब के लिए एक ऐसी अर्थव्यवस्था चाहिए थी कि जिसमें जनता की भागीदारी के साथ साथ सरकार की भागीदारी भी हो। इसलिए देश के विकास के लिए मिश्रित अर्थव्यवस्था की नींव रखी गई, जिसमें जनता व सरकार दोनों की भागीदारी हो। अगला प्रश्न है, संविधान निर्माण, प्रदेश पुनर्गठन, योजना आयोग व विदेश नीति के आधार पर प्रथम प्रधानमंत्री की भूमिका व योगदान को स्पष्ट कीजिए। पंडित जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय आंदोलन के अग्रणी नेता तथा देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे, अतः निश्चित रूप से देश के आधारभूत ढांचे के विकसित करने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। पहला है संविधान का निर्माण। संविधान सभा के सदस्य के रूप में पंडित नेहरू जी की महत्वपूर्ण भूमिका थी। स्वतंत्रता से पूर्व ही नेहरू जी इस संबंध में काफ़ी काम कर चुके थे। मिश्रित अर्थव्यवस्था, संघात्मक शासन व्यवस्था तथा समाजवादी समाज के निर्माण का लक्ष्य लेकर नेहरू के विचारों का ही प्रभाव था। दूसरा, प्रदेश पुनर्गठन आयोग। नेहरू जी के समय से राज्य पुनर्गठन कानून 1956 पास हुआ। आज़ादी के बाद भारत में राज्यों की सीमाओं में हुआ यह सबसे बड़ा बदलाव था। इसके तहत 14 राज्यों व 6 केंद्र शासित प्रदेशों की स्थापना हुई और संविधान में एक नया अनुच्छेद भी जोड़ा गया, जिसके तहत भाषाई अल्पसंख्यकों को उनकी मातृभाषा में शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिला। नेक्स्ट है योजना आयोग। नेहरू जी योजनाबद्ध विकास के पक्षधर थे, अतः उन्होंने मिश्रित अर्थव्यवस्था के माध्यम से नियोजित विकास की योजना पर अमल किया। उन्होंने प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि को तथा द्वितीय पंचवर्षीय योजना में औद्योगिकरण पर जोर दिया। इस प्रकार नेहरू जी की नियोजित विकास की योजनाओं से देश में आधारभूत ढांचे का निर्माण हुआ।
नेक्स्ट चौथा, विदेश नीति। नेहरू जी ने विदेश नीति के क्षेत्र में गुटनिरपेक्ष आंदोलन को जन्म देकर भारत को अंतर्राष्ट्रीय गुटों की राजनीति से दूर रखा। उन्होंने पड़ोसी देशों से संबंध सुधारने हेतु पंचशील के सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। साथ ही उन्होंने शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की नीति पर भी जोर दिया। अगला प्रश्न है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने विदेश नीति के रूप में कौन कौन से मुख्य सिद्धांत स्थापित किए? जवाहरलाल नेहरू ने विदेश नीति के रूप में निम्नलिखित सिद्धांत स्थापित किए। पहला है शांतिपूर्ण सह अस्तित्व। भारत की यह संस्कृति रही है कि वह वसुधैव कुटुंबकम की नीति में विश्वास करता है, अतः स्वतंत्रता के बाद भारत की विदेश नीति का यह मुख्य उद्देश्य था। दूसरा, गुट निरपेक्षता। जब भारत आज़ाद हुआ उस समय दुनिया दो गुटों में बटी हुई थी। यदि भारत इन गुटों में से किसी भी एक के शामिल हो जाता तो शांतिपूर्ण सह अस्तित्व को अपनी विदेश नीति का आधार नहीं बना सकता था। अतः भारत ने यूगोस्लाविया, इंडोनेशिया और मिस्र के साथ मिलकर गुट निरपेक्ष संगठन खड़ा किया। इसका मुख्य उद्देश्य अपनी स्वतंत्र विदेश नीति का विकास तथा विश्व को बहुध्रुवीय बनाना था। नेक्स्ट है पंचशील। भारत ने 1954 में चीन के लिए एक समझौता किया। चीन के साथ परस्पर संबंधों के लिए एक समझौता किया। इसे पंचशील के नाम से जाना जाता है। इस नीति के प्रमुख बिंदु थे एक दूसरे के क्षेत्रीय अखंडता और व संप्रभुता का सम्मान करना, एक दूसरे पर आक्रमण न करना, एक दूसरे के अंदरूनी मामलों में दखल न देना, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की स्थापना करना आदि। नेक्स्ट प्रश्न है, आपको पंजाब आंदोलन में और असम आंदोलन में क्या क्या समानताएं और असमानताएं दिखाई देती हैं? समानताएं। पंजाब आंदोलन व असम आंदोलन में निम्न समानताएं थी। पहला, दोनों ही आंदोलन सरकार के विरुद्ध असंतोष के कारण हुए। दोनों ही आंदोलनों में वहां के बहुसंख्यकों ने भाग लिया। दोनों ही आंदोलनों में हथियारबंद विद्रोह हुआ। दोनों ही आंदोलन का उद्देश्य राज्यों को अधिकार प्रदान करना था या प्रदान किया जाना था। असमानताएं। पंजाब आंदोलन व असम आंदोलन में निम्न असमानताएं थी। पहला, पंजाब के आंदोलन में आतंकवाद शुरू हुआ परंतु वह असम में नहीं हुआ। दूसरा, पंजाब में आतंकवादियों को पाकिस्तान से सहायता मिली परंतु असम में उल्फा आंदोलन शुरू हुआ। पंजाब में आतंकवादी एक अलग देश खालिस्तान की मांग कर रहे थे परंतु असम में लोग विदेशियों को बाहर निकालना चाहते थे। पंजाब में आतंकवाद पुलिस के बल से दबा दिया गया परंतु असम आंदोलन समझौते के साथ समाप्त हुआ। अगला प्रश्न, संविधान ने हिंदी को राष्ट्रभाषा का स्तर क्यों प्रदान नहीं किया? कारण बताएं। संविधान सभा में लंबी बहस के बाद यह निर्णय लिया गया कि भारत में हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया जाएगा क्योंकि देश के काफ़ी बड़े हिस्से में हिंदी बोली और समझी नहीं जाती थी। जब भारत में राष्ट्रभाषा और राजभाषा का विवाद चल रहा था तो यह समस्या बड़ी जटिल थी और अंततः यह निर्णय लिया गया कि यहाँ कई भाषाएं राष्ट्रभाषा की दावेदार है अतः उन भाषाओं को अच्छी 8वीं अनुसूची में शामिल कर दिया गया और हिंदी को राजकीय कार्य की भाषा मानकर राजभाषा का दर्जा दिया गया।
अगला प्रश्न, इंदिरा गांधी के समय कांग्रेस का विभाजन क्यों हुआ? इंदिरा गांधी के समय कांग्रेस का विभाजन इसलिए हुआ क्योंकि इस दौर में कांग्रेस पार्टी में मतभेद बढ़ते गए। एक और युवा नेता थे जो गरीबों के पक्ष में तीव्र कदम उठाना चाहते थे और उनका वामपंथी दलों की तरफ झुकाव था। दूसरी ओर संगठन के पुराने नेता थे जो बीच के रास्ते पर चलना उचित समझते थे। इंदिरा गांधी के द्वारा उठाए गए कदमों को अब आम लोगों ने काफ़ी हद तक समर्थन किया, लेकिन कांग्रेस के अधिकांश बड़े नेता इससे खुश नहीं थे। अपने आप को एक स्वतंत्र नेता के रूप में स्थापित करने के लिए 1969 में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव में कांग्रेस पार्टी के राज्य के अधिकृत उम्मीदवार नीलम संजीव रेड्डी को श्रीमती इंदिरा गांधी का इंदिरा गांधी ने विरोध किया तथा विरोधी दल के उम्मीदवार वीवी गिरी का समर्थन किया। उन्होंने कांग्रेस के नेतृत्व में यह आरोप लगाया कि वे सरकार की गरीबी के पक्ष में बनाई जाने वाली नीतियों को लागू करने के रास्ते में रोड़े अटकाना चाहते हैं। इंदिरा गांधी के कहने पर बहुत से कांग्रेस विधायकों और सांसदों ने श्री वीवी गिरी का मतदान किया और वे चुनाव जीत गए। इस घटना के पश्चात कांग्रेस की फूट वास्तविक विभाजन में बदल गई। अगला प्रश्न है, आपातकाल क्या है और 1975-77 के बीच आपातकाल ने शासन में क्या क्या अलोकतांत्रिक कार्य हुए? आपातकाल भारत के संविधान के अनुच्छेद 352 में यह प्रावधान है कि यदि सरकार को यह लगे कि देश के आंतरिक अशांति या विदेशी आक्रमण का खतरा है तो आपातकाल लागू किया जा सकता है। आपातकाल का अर्थ है कि सरकार आवश्यकता अनुसार नागरिक स्वतंत्रताओं को स्थगित कर सकती है तथा संसद की शक्तियां भी सीमित कर सकती है। आपातकाल ऐसी स्थिति है जिसमें कानून और व्यवस्था को बनाए रखने के नाम पर सरकार कोई भी कदम उठा सकती है। 1975 से 77 के बीच आपातकाल में शासन के निम्न अलोकतांत्रिक कार्य किए। पहला, रातों रात देश के तमाम विपक्षी नेताओं को जेल में डाल दिया गया। दूसरा, अखबारों पर सरकार द्वारा स्वीकृत विचारों के अलावा और कुछ भी छापने पर प्रतिबंध लगाया गया। तीसरा है, सरकार द्वारा संसद में अपने बहुमत का उपयोग करते हुए संविधान में कई संशोधन किए गए और अलोकतांत्रिक कानून बनाए गए। सरकारी नीतियों का विरोध या संगठन बनाने के अधिकार भी छीन लिए गए। देश की जनसंख्या कम करने के लिए जबरदस्ती बंधीकरण का कानून भी लागू किया गया। अगला प्रश्न है, राजीव गांधी के प्रधानमंत्री कार्यकाल में क्षेत्रीय और स्थानीय आकांक्षाओं को ध्यान में रखकर क्या क्या कदम उठाए गए? राजीव गांधी ने प्रधानमंत्री
राजीव गांधी के प्रधानमंत्री कार्यकाल में क्षेत्रीय और स्थानीय आकांक्षाओं को ध्यान में रखकर निम्न कदम उठाए गए। पहला, पंजाब में शांति स्थापित करने के लिए जुलाई 1985 में अकाली दल के साथ समझौता किया गया, जिसे राजीव लोंगोवाल समझौता कहा जाता है। दूसरा, 1986 में संविधान में संशोधन किया गया, जिसमें पंचायती राज व्यवस्था को सभी राज्यों में अनिवार्य बनाया गया तथा उन्हें संवैधानिक मान्यता दी गई। तीसरा, असम में समस्या को हल करने के लिए वहां पर अलग अलग समूहों से समझौता किया गया। चौथा है, सत्ता के विकेंद्रीकरण करने के साथ ही गरीब व विशेषकर महिलाओं को स्थानीय लोकतांत्रिक राजनीति में सक्रिय करने के प्रयास किए गए। बच्चों, इस प्रकार इस वीडियो में इस पाठ के प्रश्नोत्तर यहीं समाप्त होते हैं। इसके आगे हम अगले वीडियो में देखेंगे। ओके, बाय।